वैसे प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा दोनों की आवृत्ति समान होती है, क्योंकि हम फॉर्मूले में लिखते हैं I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी और E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। मतलब ओमेगा दोनों में एक ही है। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई न्यू। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। इसका मतलब ये दोनों की आवृत्ति समान है, किंतु उनकी कला अलग अलग हो सकती है। दोनों की कला में अंतर हो सकता है। कला में अंतर का क्या मतलब होता है? दोनों की आवृत्ति तो समान है, लेकिन जब कला में अंतर होगा तो जब हो सकता है वोल्टेज का शून्य हो तब धारा का शून्य मान ना हो, जब वोल्टेज का शिखर मान पहले पहुंचे और धारा का शिखर मान बाद में पहुंचे। तो जब दोनों के शिखर मान एक साथ नहीं होते तब हम कहते हैं कला में अंतर है, और जब दोनों के शिखर मान एक साथ होते हैं तो हम कहते हैं वो समान कला में है। तो ऐसी स्थिति आती है विभिन्न परिपथों में, जब हम विभिन्न परिपथ एसी प्रत्यावर्ती धारा को लेकर बनाते हैं तो कभी ऐसा होता है कि धारा और वोल्टेज के बीच में कला अंतर होता है। तो इस कला अंतर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इस समय समीकरण को किस प्रकार लिखा जाता है? एक्चुअली ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हमको आगे के डेरिवेशन में बिल्कुल ध्यान रखकर सॉल्व करना है, क्योंकि हम बड़े बड़े डेरिवेशंस को ऐसे ही सॉल्व नहीं कर पाते। जब उसका कॉन्सेप्ट हमारे पास क्लियर हो तब हम उसमें आगे अच्छी तरह से बढ़ सकते हैं। तो जब दोनों ही समान कला में होते हैं, मतलब दोनों का शून्य भी समान होगा, दोनों में अधिकतम मान भी समान होगा, दोनों की दिशा भी एक साथ बदल जाएगी, तो उस स्थिति में प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज समान कला में होते हैं, जिसको यदि हम डायग्राम में देखें तो इस प्रकार दर्शाया जाएगा। इसको समीकरण में कैसे लिखेंगे? प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाने पर प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण होगा V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, और प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण होगा I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। उस कंडीशन में समीकरण देखकर हम कह सकते हैं कि ये दोनों समान कला में हैं। मान लीजिए ऐसी स्थिति है कि वोल्टेज मतलब प्रत्यावर्ती वोल्टेज का अधिकतम मान पहले आ जा रहा है और प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान बाद में आ रहा है। उस कंडीशन में हम दो शब्द इस्तेमाल करते हैं। जो आगे चल रहा है उसके लिए हम लिखते हैं अग्रगामी, और जो पीछे चल रहा है उसके लिए हम लिखते हैं पश्चगामी। अग्रगामी यानी कि लीडिंग, पश्चगामी यानी कि लैगिंग। तो यहाँ पर दोनों शब्द का किस प्रकार इस्तेमाल करना है ये देखेंगे। अभी इस कंडीशन में वोल्टेज आगे चल रहा है और धारा पीछे चल रही है। मान लीजिए दोनों में कला अंतर फाई है, जो अधिकतम मान वोल्टेज के आने के बाद फाई अंतर के बाद प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान आ रहा है। उस कंडीशन में हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण लिखेंगे V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, और धारा का समीकरण हम लिखते हैं I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। लेकिन अगर वोल्टेज आगे है, वोल्टेज अग्रगामी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे V0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यदि प्लस फाई वोल्टेज के समीकरण के साथ लगा है, इसका मतलब वोल्टेज अग्रगामी है और धारा पश्चगामी है। वोल्टेज अग्रगामी बोलूं या धारा पश्चगामी बोलूं, दोनों का एक ही मतलब है। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर दो वस्तुएं रखी गई हैं, A और B। यदि मैं पूछूं दोनों में से कौन बड़ी है, तो चित्र देखकर हम कह सकते हैं A वाली बड़ी है, या फिर मैं ये कहूँ कि B वाली छोटी है, तो भी उसका वही मतलब निकलता है कि A वाली बड़ी है। सेम वैसे ही यदि हम एक के साथ अग्रगामी शब्द लगा रहे हैं तो वो अंडरस्टूड होता है कि दूसरी वाली पश्चगामी ही होगी। तो इस समीकरण को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। ये तो लिखते ही हैं। पहले वाले में हमने वोल्टेज में प्लस फाई लिखा क्योंकि वोल्टेज अग्रगामी था। अगर मैं ये कहूँ कि धारा पश्चगामी है तो हम लिखेंगे
I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई। या तो मैं वोल्टेज के साथ प्लस फाई लगाऊंगी या तो धारा में ओमेगा टी के साथ माइनस फाई लगाऊंगी। ये दोनों का एक ही मतलब होता है। ये मैं आप लोग को इसलिए इतना फोकस करके बता रही हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आते हैं तब हम वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। यदि हमने वोल्टेज अग्रगामी है और उसमें प्लस फाई लगाया है तो क्वेश्चन में यदि धारा के साथ माइनस फाई लिखा हुआ आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। पर ये दोनों का एक ही मतलब होता है कि इस कंडीशन में वोल्टेज आगे ही चल रहा है, वोल्टेज फाई कलांतर से प्रत्यावर्ती धारा से आगे ही है। यदि दूसरी कंडीशन ले रही हूँ जिसमें कि धारा अग्रगामी है फाई कलांतर से, मतलब ग्राफ में हम देखें तो इस प्रकार देखेंगे कि धारा आगे चल रही है, मतलब धारा का शिखर मान पहले मिलेगा और उसके बाद हमको वोल्टेज का शिखर मान प्राप्त होगा। उस कंडीशन में हम समीकरण कैसे लिखेंगे? समीकरण तो वैसे ही लिखा जाता है प्रत्यावर्ती धारा का, जैसे हम लोग लिखते आ रहे हैं V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी और I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। लेकिन यहाँ धारा आगे चल रही है, अग्रगामी है, लीडिंग है, तो हम वहाँ पे धारा के समीकरण में ओमेगा टी के साथ प्लस फाई लिखेंगे। या फिर यह हम कह सकते हैं कि वोल्टेज पश्चगामी है तो पश्चगामी के लिए क्या करेंगे? माइनस फाई लिखेंगे। तो इस समीकरण को ऐसे भी लिखा जा सकता है V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। पर यहाँ वोल्टेज को हम पश्चगामी लैगिंग कहेंगे तो यहाँ पर ओमेगा टी के साथ हम माइनस फाई लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज पश्चगामी है। तो इस तरह अग्रगामी और पश्चगामी यदि हम शब्द इस्तेमाल करते हैं तो दोनों में किसी एक के साथ ही हम फाई रिप्रेजेंट करते हैं। या तो जो अग्रगामी हो उसके साथ हम प्लस फाई लिख देते हैं या जो पश्चगामी हो उसके साथ हम माइनस फाई लिखते हैं। इसी प्रकार प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज का और अच्छे से विश्लेषण करने के लिए हम फेज़र आरेख भी बनाते हैं। फेज़र आरेख में हम x और y दो अक्षों में दो तीर के निशानों को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि वो तीर के निशान प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज के शिखर मान को बताते हैं। जैसे कि यहाँ डायग्राम में हमने दो अक्ष लिए x और ये y। ये दोनों जो तीर के निशान होंगे ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में ये रोटेट करते हैं। और यदि इन दोनों तीरों के बीच में डिफरेंस है तो वो डिफरेंस फाई से दर्शाया जाएगा जो कि कला अंतर को रिप्रेजेंट करता है। इनमें से जो दो तीर के निशान हैं उसमें से एक प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान दर्शाता है और दूसरा प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान को दर्शाता है। अब ये इस प्रकार रोटेट करेंगे। अगर यहाँ पर I और V दोनों के बीच में अंतर है, इसका मतलब ये I और V के बीच में प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान और प्रत्यावर्ती वोल्टेज के शिखर मान में कला अंतर को दर्शा रहा है। और यदि हम इन जो तीर के निशान हमने बनाए हैं जो प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टेज के शिखर मान को दर्शा रहे हैं उससे हम एक लंब y अक्ष में ड्रॉ करते हैं, तो ये y अक्ष का जो मान हमको प्राप्त हो रहा है वो धारा के और वोल्टेज के तात्क्षणिक मान, मतलब प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज के तात्क्षणिक मान को रिप्रेजेंट करता है। और इस प्रकार जो आरेख बनाया जाता है वो कहलाता फेज़र आरेख। अगर यहाँ पर वोल्टेज धारा से अग्रगामी है, मतलब वोल्टेज आगे होगा, वोल्टेज का शिखर मान आगे होगा और धारा का शिखर मान पीछे होगा, उस कंडीशन में फेज़र आरेख में हम यदि देखें तो यहाँ पर वोल्टेज ऊपर बना है और धारा का शिखर मान नीचे बना और दोनों के बीच में कला अंतर कितना दिख रहा है? फाई। लेकिन यदि उल्टा हो, अगर धारा अग्रगामी हो और वोल्टेज पश्चगामी हो, उस कंडीशन में ये डायग्राम ऐसा बन जाता है। यहाँ हम धारा के शिखर मान को पहले दर्शाएंगे ऊपर और वोल्टेज के शिखर मान को नीचे दर्शाएंगे और इन दोनों के बीच में जो कोण है वो कोण दर्शाएगा कला अंतर फाई को।
जिस प्रकार हम समीकरण लिखते हैं I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी एंड V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, तो जो ओमेगा टी है वो कोण x अक्ष से नापकर दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर ये कोण यहाँ नीचे बनेगा जिसको हम ओमेगा टी से दर्शाएंगे, और उसके बाद जो भी कलांतर होगा, चाहे उसमें वोल्टेज अग्रगामी हो चाहे धारा अग्रगामी हो, जैसा भी होगा, वोल्टेज अग्रगामी होगी तो उसको ऊपर बनाएंगे, धारा अग्रगामी होगी तो उसको ऊपर बनाएंगे, और इन दोनों के बीच में जो कलांतर होगा उसको इस कोण से दर्शाया जाएगा। तो इस प्रकार फेजर आरेख को देख के भी हम ये जान सकते हैं कि वोल्टेज और धारा में अग्रगामी कौन है और पश्चगामी कौन है। अब हम कुछ फेजर आरेख देखते हैं, और इन फेजर आरेख को देखकर हम प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण लिखेंगे। तो ये है पहला आरेख। इस पहले आरेख में हम देखते हैं कि वोल्टेज और धारा दोनों एक ही रेखा में हैं, और ये कोण बनाए हुए x के साथ ओमेगा टी। यदि हम इस फेजर आरेख को देखें तो इनमें वोल्टेज का शिखर मान और धारा का शिखर मान दोनों ही तीर के निशान से दर्शाए गए हैं। जो वोल्टेज का शिखर मान है वो बड़े तीर से दर्शाया गया है, और धारा का शिखर मान छोटे तीर से दर्शाया गया है। क्योंकि यदि हम समीकरण के अनुसार देखें, यदि किसी चालक जिसका प्रतिरोध R है उसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, तो संबंध होता है V इक्वल टू IR। इसका मतलब हम फॉर्मूला लिखते हैं I बराबर V अपॉन R। जब हम वोल्टेज को डिवाइड कर रहे हैं प्रतिरोध से, तो ये धारा का मान कम ही हमको प्राप्त होगा। इसलिए जब हम प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान की बात करते हैं तो ये वोल्टेज के शिखर मान से सदैव ही कम होगा, क्योंकि कोई चालक कितना भी अधिक चालकता क्यों न रखे, उसमें कुछ न कुछ प्रतिरोध ज़रूर होता है। इसलिए धारा का शिखर मान हमेशा छोटे तीर से दर्शाया जाएगा। अब इस डायग्राम में वोल्टेज और धारा का समीकरण किस प्रकार होगा? दोनों एक के ऊपर एक दर्शाए गए हैं, मतलब दोनों के बीच में कोई कलांतर नहीं है, दोनों समान कला में है। जब दोनों समान कला में है तो इसका समीकरण होगा V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी और I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। अब हम दूसरा आरेख देखते हैं। ये दूसरा आरेख है। यहाँ पर हम देख रहे हैं x और y अक्ष है, वोल्टेज का शिखर मान ऊपर वाले तीर से दर्शाया गया है, धारा का शिखर मान नीचे वाले तीर से दर्शाया गया है, और दोनों के बीच में अंतर है फाई का। अब आपके सामने 4 समीकरण हैं। इन चारों में से कौन सा समीकरण सही होगा? चित्र देखकर तो हमको ये अंदाजा लग गया है कि यहाँ पे कौन अग्रगामी है, यहाँ पर वोल्टेज अग्रगामी है और धारा पश्चगामी है। तो इन समीकरणों में हम देखेंगे जिसमें वोल्टेज के आगे प्लस फाई लिखा है वो समीकरण, और दूसरा धारा के आगे माइनस फाई लिखा है वो समीकरण भी है। लेकिन ये प्लस फाई या माइनस फाई दोनों में किसी एक के साथ ही लगता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं प्लस फाई माइनस फाई एक साथ लगा, तो ये समीकरण इसका करेक्ट समीकरण नहीं होगा, बल्कि हमको किसी एक में लगाना है। जैसे कि यहाँ पर ये वाला समीकरण जिसमें वोल्टेज के साथ प्लस फाई लिखा हुआ है और धारा के साथ केवल ओमेगा टी लिखा हुआ है, या फिर ये वाला समीकरण जिसमें वोल्टेज के साथ सिर्फ साइन ओमेगा टी लिखा है लेकिन धारा के साथ माइनस फाई लिखा है। तो ये दोनों ही समीकरण इस चित्र के लिए सही होंगे। मतलब इस फेजर आरेख के 2 समीकरण हो सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वाला फेजर आरेख देखते हैं, तीसरा आरेख। इस आरेख में हम देखें तो जो धारा का शिखर मान है वोल्टेज के शिखर मान से ऊपर बनाया गया है और फाई कलांतर वहाँ पे दर्शाया गया है, दिख रहा है हमको। अब इसमें भी 4 समीकरण हैं। इन चारों समीकरण में सही समीकरण कौन सा होगा? क्या चारों सही हैं कि इसमें से 1 या 2? कितने सही हैं? यहाँ से हमको ये समझ में आ रहा है कि धारा वोल्टेज से अग्रगामी है।
या हम कह सकते हैं वोल्टेज धारा से पश्चगामी है। दोनों ही अपनी जगह पे सही हैं। तो इस समीकरण में हम देखते हैं धारा के साथ साइन ओमेगा टी प्लस फाई लिखा है और वोल्टेज के साथ माइनस फाई लिखा है, पर दोनों एक ही साथ लिखे हैं, तो ये दोनों एक ही साथ नहीं लिखे जाते, ये रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। या तो हमको इस प्रकार लिखना पड़ेगा I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, या तो हम लिख सकते हैं I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई। तो यहाँ पर भी ये दोनों समीकरण इस फेजर आरेख के लिए सत्य हैं। किसी भी चालक से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चालक उस धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है। उस रुकावट को हम प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। अब इस चालक में चाहे एसी प्रवाहित हो चाहे डीसी प्रवाहित हो, यानी कि चाहे डिस्ट धारा प्रवाहित हो चाहे प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो, इस रुकावट को हम प्रतिरोध के नाम से ही जानते हैं। और जो चालक ओम के नियम का पालन करते हुए, यानी कि जिसमें V समानुपाती होता है I के, ऐसे चालकों को हम ओमीय प्रतिरोध के नाम से भी जानते हैं। हमारे पास संधारित्र भी होता है और कुंडली भी होती है। जब संधारित्र और कुंडली को जब हम ऐसे परिपथ में जोड़ते हैं जिसमें से प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो रही है, उस कंडीशन में इनके द्वारा डाले गए रुकावट को हम प्रतिरोध के नाम से नहीं पुकारते। उस समय इसका नाम चेंज हो जाता है। अब हम देखते हैं कि इसको हम किस किस नाम से पुकारते हैं। जब किसी परिपथ में संधारित्र या कुंडली को जोड़ा जाता है और उसमें प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है, तो इस संधारित्र और कुंडली के द्वारा डाले गए रुकावट या अवरोध को हम प्रतिघात के नाम से पुकारते हैं। मतलब जो प्रतिरोध कहलाता था चालक में, अब वो डिस्ट धारा में या प्रत्यावर्ती धारा में, अब वो संधारित्र और कुंडली को लेकर बनाए गए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिघात के नाम से जाना जाता है। जिस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र जुड़ा हो और उसमें से प्रवाहित की जा रही है प्रत्यावर्ती धारा, तो आने वाले रुकावट को हम कहते हैं संधारित्रीय प्रतिघात, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। वैसे ही यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल कुंडली जुड़ी हो, प्रेरक कुंडली यदि उसमें जुड़ी हुई है, उस समय हम उस प्रेरक कुंडली द्वारा डाले गए रुकावट या अवरोध को कहते हैं प्रेरकीय प्रतिघात, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस। वैसे ही किसी परिपथ में यदि संधारित्र, ओमीय चालक, प्रेरक कुंडली, इन तीनों में से किसी दो का भी संयोजन है, या तो ओमीय चालक या संधारित्र हो, या ओमीय चालक और प्रेरक कुंडली हो, या संधारित्र और प्रेरक कुंडली हो, या ओमीय चालक, संधारित्र और प्रेरक कुंडली तीनों ही लगे हों, उस कंडीशन में इन घटकों के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में डाले गए अवरोध को हम कहते हैं प्रतिबाधा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इम्पीडेंस। इस प्रकार अलग अलग कंडीशन में धारा के प्रवाह में जो रुकावटें आती हैं, अवरोध आते हैं, उनको हम तीन अलग अलग नाम से जानते हैं। एक रेजिस्टेंस, जिसको हम प्रतिरोध कहते हैं, दूसरा रिएक्टेंस, जिसे प्रतिघात कहते हैं, तीसरा इम्पीडेंस, जिसे हम प्रतिबाधा के नाम से जानते हैं। इन तीनों में क्या अंतर है, इसे हम आगे देखते हैं। अब हम प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा में अंतर स्पष्ट करते हैं। प्रतिरोध, प्रतिघात, प्रतिबाधा। किसी चालक द्वारा धारा के मार्ग में डाले गए अवरोध को उसका प्रतिरोध कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरक कुंडली और संधारित्र के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में डाले गए अवरोध को प्रतिघात कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ओमीय प्रतिरोध, प्रेरक कुंडली, संधारित्र में से दो या दो से अधिक के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में डाले गए अवरोध को प्रतिबाधा कहते हैं।
इन तीनों को देखें हम तो प्रतिरोध शब्द AC परिपथ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और DC परिपथ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन प्रतिघात और प्रतिबाधा शब्द हम केवल प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ही इस्तेमाल करते हैं। इसका मान प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता, इसका मान प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति पर निर्भर करता है, इसका मान प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति पर निर्भर करता है। इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं, इसे X से प्रदर्शित करते हैं, इसे Z से प्रदर्शित करते हैं।